बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म किया था, राइट। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह जो हमारे क्वेश्चन बन सकते थे वो हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन देखे थे, राइट। इसके बाद मैंने आप लोगों को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिखवाया तो था, लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है हमारा, जो अगला लेक्चर है, अगला चैप्टर है सॉरी, हाइड्रोकार्बन्स, उसमें डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें देखना ही है न्यूमैन, सॉहर, उसके बाद स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी के आगे का टॉपिक जो हमारे पास है मेरी बुक में 12.7 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इस चीज को लेकर आज हम लोग आपके सामने आए। स्टार्ट करें। अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो हम लोगों को रिएक्ट कराना है, अगर उससे बात करेंगे तो कोई भी एक ऐसी चीज जो इस पे रिएक्ट करेगी या जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, रिएजेंट। तो जो मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो इस पे अटैक करेगी उसे क्या बोलूंगा मैं, रिएजेंट। और जब मेरे सबस्ट्रेट पर कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आएगा, या नॉर्मल सी बात है A + B गिव्स C है, तो इसमें A मान के चलिए आपका सबस्ट्रेट, B आपका रिएजेंट है और C आपका प्रोडक्ट है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आप लोगों को प्रोडक्ट के साथ साथ एडिशनल चीजें भी मिल सकती हैं, उन्हें हम लोग बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं। सबस्ट्रेट कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो आप लोगों को बॉन्ड बनाते समय कार्बन प्रोवाइड करे। क्या बोला मैंने? सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो आप लोगों के नए बॉन्ड बनते समय कार्बन को प्रोवाइड करेगा, वो हमारे पास सबस्ट्रेट कहलाया जाएगा। अब हो सकता है आपका रिएजेंट भी ऐसा हो जो कि आपके पास नए बॉन्ड में कार्बन को दे सके। भाई आपके पास, आपने ठीक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया, आपने रिएजेंट भी आपको ऐसा मिल गया जिसमें आपके पास ऑलरेडी वो भी आपको कार्बन दे रहा है, तो आप किसे सबस्ट्रेट मानेंगे? क्योंकि अब तो यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट हो गए। वेल ऐसे केस में आपकी मर्जी है, एनसीईआरटी लिखती है चॉइस इज आर्बिट्री, आपकी मर्जी, आप किसे सबस्ट्रेट मानेंगे, आप किसे रिएजेंट मानेंगे। हालांकि आगे ये लिखती है एनसीईआरटी कि जिस मॉलिक्यूल पर आपका फोकस है वही मॉलिक्यूल आप क्या लेंगे, सबस्ट्रेट में लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास क्या होती है? जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही होती है उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, कौन कौन से बॉन्ड उसमें टूटते हैं, कौन कौन से बॉन्ड उसमें बनते हैं, कितनी तेजी से वो रिएक्शन हो रही है, कितनी स्लो से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, इन सब चीजों की डिटेल हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म में होती है। सीक्वेंशियल डिटेल ऑफ एवरी स्टेप फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, ये आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म आता है। बेटा कोई भी सब्सटेंस जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो डायरेक्टली तो प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो उसके बीच में हमारे पास कई सारी चीजें आती हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय जो बीच के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि एज अ प्रोडक्ट तो हमें नहीं मिलेंगे वो, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीशन हो रही है उससे पहले हमें वो मिलेंगे और इन बिटवीन द रिएक्शन वो हमें मिलेंगे, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब आपकी एनसीईआरटी में 3 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट दे रखे हैं और इन 3 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट के अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें भी दे रखी हैं कि भाई किसका क्या कैसे ऑर्डर रहने वाला है, कौन सा स्टेबल है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। हम लोग क्वांटिटेटिव के हिसाब से 6 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे और उन 6 में से जहां पे एनसीईआरटी वाले बच्चे यानी कि बोर्ड्स वाले बच्चे को रुकना है मैं वो बता दूंगा। उसके बाद आपकी मर्जी, चॉइस इज योर्स, यानी कि आर्बिट्री है, आप नोट करना चाहें या ना चाहें वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, वेल स्टार्ट करते हैं हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है बिटवीन 2 एटम्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। पहला होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, दूसरा होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। तो शुरुआत करते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से। बेटा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है कि आपके पास जो बॉन्ड टूटा है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर चला गया है, पूरा का पूरा पेयर, और एक पे क्या रह गया है आपका, पॉजिटिव चार्ज रह गया है। तो जो आपके पास हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, बॉन्ड ब्रेक्स
एंड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट, जैसे कि यहाँ पे C और Br का बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Br के ऊपर पूरा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर शिफ्ट हो गया, Br के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब CH3Br में से हमारे पास ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोकैटायन। तो ये जो हमारे पास स्पीशी है, ये हमारे पास किसकी स्पीशी है, कार्बोकैटायन की स्पीशी है। इतनी बात समझ में आती है। कार्बोकैटायन में अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो C के साथ 3 H है और एक बॉन्ड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन को बताता है, 2 बॉन्ड को बताता है। तो कुल मिलाकर कार्बन हमारे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ही अपने पास दिखा सकता है, और जो बॉन्ड टूट गया उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसी स्पीशीज जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सेक्सटेट का मतलब वो है जो इसका 6 इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बोकैटायन होगा, यानी कि प्लस चार्ज होगा, ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। यानी कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। CH3 पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, तो कम आ रहा है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो जितने भी कार्बोकैटायन हैं दे आर लुईस एसिड एंड बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इतना समझ में आया। अब आप लोगों के पास यहाँ पर कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर देखा जाता है कैसे बनता है, तो आपके सामने यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। कार्बन की अगर मैं बात करूंगा तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास रहती है 1s2 2s2 2p2। तो मैंने 2 वाला लिया है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, हम लोग चैप्टर 4 में देख चुके थे, आज भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो 1s2 2s2 का है और ये 2p2 का है, राइट। ये तो था ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बेटा, ये वाला s का जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास यहां पहुंच जाता है, देखो पहुंच गया, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यानी कि s इधर आ गया, p सपोज करो इधर आ गया एक्साइटेड स्टेट में, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था हमारे पास यहां पर आ गया, राइट। इतना समझ में आया। ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जब आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन बेटा जंप कर एक शेल से दूसरे शेल में भाग जाता है, राइट। तो शेल तो नहीं जाएगा, एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में भाग जाता है। यहाँ पे s से p में भाग गया ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी एक्साइटेड स्टेट थी। अब क्या हुआ हमारे पास, आयनिक स्टेट। ये देखिए C+, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देना। इनकी जब ये नॉर्मल स्टेट बन चुकी थी उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें से ही देगा, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया ये क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, sp2 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 के 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और एक वैकेंट p ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट जो p ऑर्बिटल है मैंने ऐसे दिखा रखी है, और ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, H H H, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइज्ड मतलब मिक्सिंग से हो गया ना, तो जो हाइड्रोजन थे 3 हाइड्रोजन, ये तो कार्बन के ही है ना बेटा, ये तो कार्बन की N2p। अब इंटरमिक्सिंग आने कर रही होगी, तो बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया होगा, एक हाइड्रोजन ये आया होगा, एक हाइड्रोजन ये आया होगा, तो ये रहा एक हाइड्रोजन ये आया, एक हाइड्रोजन ये, तो ये sp2 sp2 sp2, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल, ये वाला जो वैकेंट p ऑर्बिटल इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें कराया जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर जनरली देखा जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक पाएगा। वैसे तो हमारे पास होना चाहिए था पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड है, बट प्रैक्टिकली क्या करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और पेयर अप करते हैं, इसलिए हमारे पास कैसे पाएगा, ये डायमैग्नेटिक पाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, अनस्टेबल तो है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, वैसे का बॉन्ड आपको काउंट करना है 1 2 3 सिग्मा, ये तो खाली है ना, इसको हम काउंट नहीं कर रहे, 3 सिग्मा से sp2 हाइब्रिडाइज, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का रहता है, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी याद करना। जो क्वांटिटेटिव के बच्चे हैं उनको तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, और जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो बस कुछ ही चीजों को याद रख लें, वो एक इसको याद रख लें, एक इसको, एक इसको, एक इसको, बस इन 4 से काम चल जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। लेकिन आप लोगों को जब मैं ऑर्डर समझाऊंगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा,
देखो बेटा, किसी भी चीज का अगर आपको ऑर्डर बताना है तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेजोनेंस कैरेक्टर पर। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो, नंबर ऑफ रेजोनेंस कैरेक्टर नहीं स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो दिखा सकता है, इसके बेस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो इसके 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसके हमारे पास 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इसके 7 हैं। लेकिन जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि सर ये 15 दिखा रहा है और ये 7 दिखा रहा है, और आपने बोला जिसके ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? और ये तो सर ज्यादा कंपाउंड में को दिख नहीं रहा कि रेजोनेंस बहुत ज्यादा दिखा पाएगा, है ना, तो फिर ये स्टेबल है। एक्चुअली बेटा वैसे तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी, बट स्टिल जो थ्योरी लिखी रहती है एज पर थ्योरी, उस पे क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल, ये ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल आपको दिख रहा है, मिथाइल कटायन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, कार्बोकटायन हो गया ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया था कोई बता ही नहीं सकता। एक्चुअली ये डांस करता रहता है, इसलिए से कहते हैं डांसिंग स्ट्रक्चर इज शोन बाय, तो आपका आंसर ये आएगा। तो डांसिंग स्ट्रक्चर दिखाता रहता है और इसमें से इसके रेजोनेंस कई सारे बन सकते हैं, और इसी वजह से जितने भी कार्बोकैटायन के मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा मिलेगा, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, फॉलोड बाय डाइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, फिर साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ये हमारे पास कार्बोकैटायन तो होगा ही। अब ये ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है बेटा, एक्चुअल में इसका भी यही है, ये भी घूमते 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 कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, लेकिन जो हम बना पाते हैं वो सिर्फ 7 हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि इसकी स्टेबिलिटी प्रैक्टिकल नोट पे क्या थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए इसका ऑर्डर हमारे पास काफी आगे आता है। ट्रोपोलियम कैटायन, ट्रोपोलियम TROPOLY, ट्रोपो LYUM, चेक कर लेना, ट्रोपोलिनियम भी लिखा रहता है, ट्रोपोलियम, ये हमारे पास ट्रोपोलियम का कैटायन जो कि हमारे पास 7 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद याद रखने का ऑर्डर काफी आसान है, बेसिकली नंबर ऑफ बेंजीन रिंग जितनी ज्यादा होंगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये ऑर्डर वाइज चल रहा है सब कुछ, ऑर्डर वाइज ही आप कर। तो यहाँ पर देखिए 3 बेंजीन रिंग है, एक कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन इसके साथ मैंने आपको रेजोनेंस समझा रखा है, अभी आगे भी आएगा, एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा ली थी इस चीज को समझाने के रेजोनेंस के लिए। तो एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास ये रेजोनेंस में आ जाता है, इसके साथ रेजोनेंस में आ सकता है, 5 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, सिमिलरली इसके साथ आ सकता है 5 इसके बनेंगे, सिमिलरली इसके साथ रेजोनेंस में आता है 5, मैंने बताया था बेंजीन के आपको 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कल बना के दिखाए थे, राइट, तो ये 5 10 15 ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ सकता है, समझ में आया? तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। सिमिलरली अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, एक बेंजीन हटा दिया, इस जगह H लगा दिया, बस बाकी 2 तो हैं, फिर इसके बाद ये आ जाएगा कि एक CH3, ध्यान सुनिएगा अभी ऑर्डर में कंफ्यूजन ना हो, एक CH3 कार्बोकैटायन का और फिर बेंजीन। अब अगला जो कार्बन है आपको ध्यान देना है कि इस कार्बन पे अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये ऑर्डर काफी पीछे चला जाएगा, CH3 लगाया इससे काफी आगे है, ठीक है। अब इसके बाद आता है टर्शियरी कार्बोकैटायन, इसके बाद कौन सा ऑर्डर आता है, ये NCERT में अब यहाँ से टर्शियरी, फॉलो विनाइल नहीं है, टर्शियरी का आपको दे रखा है सेकेंडरी, फिर मिथाइल और फिर प्राइमरी, ये आपको NCERT में दे रखा है, यानी कि NCERT का ऑर्डर जो कहता है वो हमारे पास कहता है 3 डिग्री सबसे स्टेबल, 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर मिथाइल। लेकिन इतने ऑर्डर्स का काम चलेगा नहीं, क्वांटिटी में करोगे सारा, और बाकी एक बार याद कर लो तो ये ऑर्डर अपने आप ही आ जाएगा, राइट। अच्छा अभी इसके बाद और भी देखते हैं ऑर्डर, तो ये आपको समझ में आया, टर्शियरी हो गया, फिर उसके बाद आपके पास ये जो मिथाइल बेंजीन का कार्बोकैटायन है ये स्टेबल होगा, समझ में आया। अब यहां पर आपके पास क्या है बेटा, एल्कीन और उसके बाद ये वाला कंपाउंड, ठीक है, बेसिकली इसे एल्कीन मत बोलना क्योंकि एल्कीन का ऑर्डर हमारे पास जो है लास्ट में बनता है। यहां पर आप लोग बोलेंगे कौन सा है, एलाइल कार्बोकैटायन, ये एलाइल कार्बोकैटायन होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी कार्बोकैटायन अभी क्यों है स्टेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि हमें NCERT ने इस तरीके से चलने के लिए बोला था, वरना अगर सही तरीका जो था उसमें ये था कि इंडक्टिव इफेक्ट पहले पढ़ाना चाहिए उसके बाद ये पढ़ाना चाहिए, तो मैं आपको भी थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट बताऊंगा, बस अभी के लिए याद रख लो कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हमारे पास एलाइल कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद फॉलोड बाय कार्बोकैटायन जिसके दोनों तरफ CH3 है, फिर वही प्राइमरी के बाद ये, फिर हमारे पास ये कौन सा है, विनाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि डायरेक्टली कार्बोकैटायन से अटैच कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो विनाइल कार्बन होता है, तो ये विनाइल, और उसके बाद हमारे पास एल्काइन ग्रुप, राइट। अब सुनिए मेरी बात, एक्चुअल में जब हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे,
इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इन सबका खेल खेल कर ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअली कि आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, यानी कि CH3 जो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट देता है। अब ये कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल है, क्या स्टेबल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जितने भी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे क्या होता है बेसिकली, है ना, डिस्टेंस के साथ घटता चला जाता है, अगली क्लास में समझेंगे। बस आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जितने भी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। मैं इसका केस उठा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने बनाया C+ और 3 CH3 थे। अब देखो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और मोरओवर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। और इसी वजह से आपके पास ये कंपाउंड स्टेबल पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट तीनों तरफ से आ रहा है। मोरओवर हमारे पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना स्टेबल भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, देखो इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है ये कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। अगर यहाँ पे अगर मेरा सेकेंडरी होता तो ये हट जाता, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन कम स्टेबल है। तो बाकी सारे कैरेक्टर को हम मिलाकर भी देखेंगे, ऑब्वियसली भी क्वेश्चंस करेंगे तो 2-3 चीजें तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए जो आपको याद रखना है ऑर्डर आपको इस तरीके से याद रखना है। समझ में आया? मैं एक बार आपको ऑर्डर बता देता हूँ क्या है, ऐसे ही आप लोग याद रखोगे सबसे बढ़िया है। ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन का है, फिर फॉलोड बाय डाई एंड मोनो, साइक्लोप्रोपाइल खत्म। इसके बाद आता है ट्रोपोलियम कैटायन, ये क्लियर है। इसके बाद आता है आपके पास PH3C पॉजिटिव, यानी कि फिनाइल 3 फिनाइल बोल सकते हो ना, बेंजीन है हमारे पास नहीं तो PH बोलो, PH3C+, यानी कि हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 3 बेंजीन की रिंग और कार्बोकैटायन। अगला है हमारे पास एक बेंजीन हटा दो, 2 बेंजीन पे आ गया, समझ में आया। अगला है हमारे पास कार्बोकैटायन विद CH3 और एक बेंजीन, यहां तक क्लियर है। उससे अगला हमारे पास क्या मिलेगा आपको, टर्शियरी वाला मिलेगा, राइट। उसके बाद आपको कैसा मिलेगा, एलाइल ग्रुप मिलेगा। एलाइल ग्रुप के बाद आपके पास क्या मिलेगा, बेंजीन नॉर्मल वाला, मतलब एक भी CH3 है और एक रेजोनेंस में करेगा। और उसके बाद आपके पास सेकेंडरी, फिर उसके बाद आपके पास प्राइमरी, और फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको ऑर्डर जो है याद रखना है, यही ऑर्डर जो है आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कि इनमें से स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है। ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि इनको अरेंज कीजिए भैया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये कौन सा स्टेबल सबसे ज्यादा है, कैसे बताओ। तो देखो बेटा, आप लोगों के हिसाब से ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, और ये ऑर्डर आप लोगों का गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, मैंने कहा था सिर्फ एक ही चीज पे स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, हमें कंपैरिजन भी कराना पड़ेगा। देखो जो इफेक्ट CH2 पॉजिटिव रिंग सब तो सेम दिखा रही है। अब उसके बाद जरा एक चीज देखना, ये जो कार्बन इस पे अटैच है भाई, यहाँ पर जो हमारे पास ये कार्बोकैटायन तो ये है ना, इसके साथ इस कार्बन पे तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है तो स्टेबिलिटी कहां से दे पाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं इसका। इसका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि एक H है, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें लग रहा था ये होगी, लेकिन ये तब होती जब ये बेंजीन ना होता बेटा और कार्बोकैटायन होता। अगर बेंजीन आ गया तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी उड़ जाएगा अलग, समझ में आया। तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देते हैं वो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि रेजोनेंस तो सब में सेम ही दिखा रहा है। रेजोनेंस के अलावा क्या देखोगे आप, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये चीज समझ में आया। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ का अगर मैं ऑर्डर बताता हूँ तो आप लोगों को CH2 ये सब सेम चीजें दिख रही हैं, बस अंतर क्या है, एक इसका एक इसका एक इसका और एक इसका, राइट, यानी कि जो रीजन लगेगा। एक्चुअल में यहाँ पर आप लोगों को यही चीज देखनी है कि कौन प्लस आई दिखाएगा, कौन माइनस आई दिखाएगा।
अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो बेटा -I वाले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। मैं आपको अगली क्लास में इनका पूरा ऑर्डर दे दूंगा, कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो आपको वही करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, Cl इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो होता है लेकिन दिखाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ही है, और NO2 तो विथड्रॉइंग ही है, NO2 तो विथड्रॉइंग है। Cl का एक्सेप्शन आता है, वो जब लोग रेजोनेंस करेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये रिलीजिंग है तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा होगा, ये विथड्रॉइंग है, ये भी विथड्रॉइंग है, ये न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली बात है विथड्रॉइंग से तो ज्यादा स्टेबल है नहीं भाई, तो दिक्कत ही नहीं कर रहा ना इस कार्बन को, ये तो दिक्कत कर रहा है इस कार्बन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन ले, ये तो इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है इसके ऊपर, CH2 के ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग था ना, हमने रेजोनेंस बनाया था इसका, खींचा था ना इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो और दिक्कत करेगा इसको, तो सबसे ज्यादा वो होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देगा, तो भैया ये OH का, उसके बाद ये होगा स्टेबल, फिर ये होगा, क्योंकि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट इसका ज्यादा है NO2 का, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन खींच ली तो बेचारे जो कार्बोकैटायन है ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, और तो इसलिए जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा वो इसको और दिक्कत देगा ना, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आने के चांसेस शायद कम हो, लेकिन IIT में क्वेश्चन में आ सकता है सीधा सीधा। रीजन क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है इस वाले कंपाउंड में जब आपने AgO3 के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास AgCl बनेगा, लेकिन इस कार्बन पे जब आपने कराया तो आपके पास कोई वाइट PPT AgCl का नहीं आया। रीजन, एक्चुअल में यहाँ पर जैसे ही क्लोरीन हटेगा तो ये कार्बोकैटायन होगा, यहाँ पर एक ऐसा कार्बोकैटायन है जो अल्फा कार्बन पे मौजूद है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो वो रिएक्ट कर सकता है, स्टेबल हो सकता है, इसीलिए Ag+Cl नेगेटिव के साथ जाकर AgCl बना देगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन तो है ही नहीं भाई, चाहे ये कार्बोकैटायन बने, ये कार्बोकैटायन बने, दोनों तो विनाइल बन रहे हैं ना, तो कोई अल्फा कार्बन बचा ही नहीं हमारे पास, इसीलिए इसके साथ हमें प्रोडक्ट नहीं दिखता। ये आप लोगों को मैंने बाइसाइक्लो कंपाउंड कराए थे, बाइसाइक्लो कंपाउंड जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये वाला जो कंपाउंड है इसमें चौंच एवरेज हेड पे एक, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसको AgO3 से कराया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि C हटेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा, लेकिन ये जो कंपाउंड बनता है ये नॉन प्लेनर होता है, यानी कि प्लेन में बड़ी दिक्कत कर, एक प्लेन में अगर हम लोग रखें तो प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता, कार्बोकैटायन इसका स्टेबलाइज नहीं होता, और स्टेबलाइज ना होने की वजह से कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता और ना ही ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनता, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, प्लेनर ही नहीं है, मॉलिक्यूल वो बनेंगे जो प्लेनर होंगे। ये सारे IIT पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये बोर्ड वाले बच्चे छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास Cl है, ये हमारे पास Cl है, अब ये जब हमारे पास रिएक्ट करेगा तो ये अब पॉइंटेड नहीं है, जैसे पॉइंटेड था ना, ये पॉइंटेड नहीं है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल आ जाता है, तो एक ही प्लेन में लाया होता है और प्लेनर होने की वजह से बनता भी और प्रेसिपिटेट भी कराता है। इस तरीके से आपके पास कार्बोकैटायंस का जितना भी था टॉपिक में वो उससे डिटेल में ही हो गया। सारे पॉइंटेड वाले नॉन प्लेन, हाँ नहीं, सारे पॉइंटेड वाले नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में क्या होता है जो हमारे पास बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। जो प्लेन में लाई करेंगे बेटा वो तो हमारे पास प्रोडक्ट देंगे, और जो प्लेन में लाई नहीं करेंगे वो हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। इसी वजह से हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा ये प्लेन में लाई नहीं करेगा, कि जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर बनाने की वजह से हमारे पास कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। ये प्लेनर बना रहा था, ये डायरेक्ट आया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब प्रीवियस ईयर करो, ये बना रहा था तो आपके पास ये कंपाउंड भी शो होगा। समझ में आता है इतनी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आगे देखते हैं कार्बो एनाइंस, कार्बोकैटायन क्लियर है, कार्बो एनाइंस में देखते हैं। कार्बो एनाइंस में अब की बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पे बॉन्डेड था, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन खींच ली, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन क्यों खींचा, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। लेकिन कोई एक ऐसी स्पीशीज भी तो लग सकती है जिसमें हमारे पास अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बचा हुआ स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अब वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल, वैसे ये पैरामैग्नेटिक, इसको एक बार चेक कर लेना, मैं इसमें चेक करके बता दूंगा, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये प्लीज करेक्ट कर लेना।
क्योंकि कार्बोकैटायंस जनरली पैरामैग्नेटिक पाए जाते हैं। ये पेयर अप करते हैं, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा इसे कंफर्म करके, राइट। अभी आप पैरामैग्नेटिक रखिए, डायमैग्नेटिक गलत है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रह जाता है, एक जाने के बाद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रह जाता है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक ही रहता है। ये वाले कार्बन आयंस डायमैग्नेटिक होते हैं। लुईस बेस, क्योंकि अब इनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो हमारे पास लुईस बेस, राइट। बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है आगे देखेंगे। वैसे न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन ले दे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इनका। ये आप देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर था कार्बोकैटायन का, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम है जैसे कार्बन आयन की थी, बस कुछ अंतर है, कुछ अंतर। देखो रेजोनेटिंग वाला तो सेम है, 3 फिनाइल फिर 2 फिनाइल, फिर यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। ये क्या है बेटा, साइक्लोपेंटा, 2 ई है ना, डाइइनाइल एनायन, ठीक है। ये हमारे पास इस जगह पर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ऊपर आता है। अब यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड बाद में था ना, अब ट्रिपल बॉन्ड जब एनायन में आता है तो काफी ऊपर आ जाता है। ये ऑर्डर आपको एक बार लिखोगे तो याद आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आपके पास क्या आएगा, एक रेजोनेंस वाला CH2, फिर आपके पास एल्कीन आएगा, वो भी कौन सा वाला, एलाइड वाला, फिर आपके पास विनाइल वाला आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, नॉर्मल फिनाइल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला, फिर आपके पास कौन सा आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट में टर्शियरी, ठीक है। ये प्राइमरी है, देखो ये मिथाइल, ये फिर जितना प्लस एक और कंपाउंड बढ़ा दिया एक C हमने, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्शियरी, यानी कि टर्शियरी एनायन इज लीस्ट स्टेबल। टर्शियरी एनायन इज लीस्ट स्टेबल, याद रखिए। एनसीईआरटी में आपको यहां तक ऑर्डर दिया है, एनसीईआरटी में यहां से लेकर यहां तक, यानी कि कार्बन आयन का ऑर्डर एनसीईआरटी का देती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये याद रख लो, ये काम हो जाएगा एनसीईआरटी का। लेकिन कंपटीशन में तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास है एक क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको दिया कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर इसका जो ऑर्डर है ये हमारे पास ना कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मुझे दिखाई देता है। हाँ बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद ये वाला कंपाउंड देखोगे तो आपको कहाँ दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पर ये जो कार्बो एनायन है ये इस कार्बन पर है, और ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि देखो इधर 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 सारे कार्बन है हमारे पास। ये कैसा है, टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी तो हमारे पास कार्बन आयन बहुत कम स्टेबल है, तो ये बहुत बेकार हो जाएगा। और इससे अच्छा तो यही है, देखो ये टर्शियरी से पहले आ रहा है, हालांकि इसमें 3 बॉन्ड नहीं है पर ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी रेजोनेंस थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, बेंजीन थोड़ी है, ये रेजोनेंस दिखा देगा, बट अगर दिखाएगा एक से तो दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो कार्बन है उससे दिखाएगा ना सेकेंडरी से, तो ये सेकेंडरी टर्शियरी, समझ में आया। तो सेकेंडरी वाला टर्शियरी से ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो प्राइमरी है सारे, प्राइमरी कहां है तो सेकेंडरी, बट इसके पास क्या है, एक तो नेगेटिव चार्ज और एक कॉन्जुगेशन में, तो ये रेजोनेंस शो करके इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल ये बनता है, ठीक है। फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय ये सबसे बेकार, क्योंकि टर्शियरी। गलत रिंग देख के गलत टिक मत लगा देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑर्डर उल्टे सीधे मिलेंगे, एक साथ नहीं लगा सकता मैं, क्यों, देखो एक्चुअल में कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, कार्बोकैटायन थोड़ी पूछा है। कार्बोकैटायन में हमने जब ये करा था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले ज्यादा स्टेबल दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले ज्यादा काम करेंगे इनसे बढ़िया। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो सबसे अच्छा कार्बो एनायन के लिए देखा जाएगा। तो सबसे मस्त वाला जो होता है वो कौन सा होता है, ये होता है, समझ में आया। यानी कि सबसे पहले जो मैं एबीसी डाल दूं, ए बी सी और डी, तो बेटा इसमें सबसे अच्छा जो होगा वो कौन सा होगा, बी, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्डर कौन सा आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में से ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो फॉलोड बाय डी। कार्बो एनायन के लिए ये न्यूट्रल स्पीशीज है पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और कार्बो एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बहुत बेकार है, इसीलिए फॉलोड बाय ए एंड देन डी। समझ में आया भाई, सॉरी सी, सीधी सीधी बात है, यहां पर ये न्यूट्रल है और यहां पर रिलीजिंग ग्रुप है। रिलीजिंग ग्रुप कार्बन को चाहिए नहीं, तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी मानेंगे हम लोग, न्यूट्रल वाले की।
तीसरी सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, रिलीज। समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कार्बोनाइन खत्म। कार्बोकेनाइन में टाइम लगता है, टाइम नहीं लगेगा किसी में, एक उसमें टाइम लगेगा सिंगल में। होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा था। होमोलाइटिक क्लीवेज में मूवमेंट होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से आपके पास फ्री रेडिकल्स आते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड RX था, आपने हीट किया, बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। क्या बोला मैंने, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बेटा, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं, याद रखिएगा। देखो ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपके फ्री रेडिकल्स को फेवर करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो बेटा फैक्टर्स जो फेवर करेंगे वो सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पेरोक्साइड, H2O2 या फिर NBS, एंड्रोसक्सिनामाइड, ये भी फेवर करता है। प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर क्लोरोफिल, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल को ही जन्म देते हैं। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं, sp2 होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन एक इन्होंने ले लिया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी? इलेक्ट्रॉन रिच, रिच होंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है। नहीं बेटा, तभी तो ले रहे हैं। हाँ? डेफिशिएंट होगा तभी तो ले रहे हैं। नहीं ले लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पता नहीं, मैं बताता हूं। एक्चुअल में दिख तो रहा था इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, बट बेटा ऑक्टेट देखना जरा इनका, ऑक्टेट 8 होने चाहिए ना, अभी भी तो 7 ही है ये, तो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट तो हुआ नहीं है, इसलिए ये भी अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड। और क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो डायरेक्ट सी बात है भैया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? अब यहां पर हमारे पास इनका जो स्ट्रक्चर है जनरली तो ट्रायंगोनल प्लेनर देखा जाता है। क्या देखा जाता है बेटा, ट्रायंगोनल प्लेनर देखा जाता है। लेकिन मान के चलो आपके पास ये देखो, जैसे इसका फ्री रेडिकल दे दिया CH3 का, तो आपके पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से आता है और एक पीयर और यहाँ पे खाली रहता है, ये आपके पास प्लेनर देखा जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, अगर पेरिफेरल ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंस वाले हेलोजन होंगे, यानी कि F होंगे या Cl होंगे या Br होंगे, तो होगा क्या कि इनके पास भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनका शेप प्लेनर से बदलकर कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फ्री रेडिकल्स के लिए। फ्री रेडिकल्स जनरली प्लेनर पाए जाते हैं, लेकिन अगर उनका पेरिफेरल ग्रुप हेलोजन है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन, यानी कि तीनों हेलोजन बने हुए हैं, तो ये रिपल्शन होने की वजह से फ्री रेडिकल कैसा हो जाता है, हमारे पास पिरामिडल हो जाता है एज कंपेयर टू प्लेनर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगभग वही है जो हमारे पास किसकी देखी गई, कार्बोकैटायंस की। और देखिए C6H5 मतलब वही ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल, फिर डाइफिनाइल, फिर सिंगल CH2 वाला। फिर यहां पर देखिए बेटा एक चीज, डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर टर्शियरी वाला आगे था, लेकिन टर्शियरी वाला यहां पर आगे नहीं है, टर्शियरी वाला इसके पीछे। देखो अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूंगा, इससे आगे था टर्शियरी वाला, टर्शियरी बहुत आगे है। यहां पे कहां गया भैया जी, कहां गए टर्शियरी वाले, ये काफी आगे है ना। ये तो भाई एल्कीन से तो आगे ही है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास एल्कीन से पीछे आता है। ऐसा क्यों कि फ्री रेडिकल हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना बेटा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने की वजह से हमारे पास ये चीजें देखी गई कि जो टर्शियरी वाला है वो इसके बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस फेवर होता है। ठीक है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, फिर सेकेंडरी है। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों ये तो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी है, इसमें दोनों तरफ से आपके पास क्या आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। ये हमारे पास प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर ये कौन सा हो गया बेटा, विनाइल, और लास्ट में फिनाइल। फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल फिनाइल। तो ये पूरे कंपाउंड क्या रहता है हमारे पास, जनरली अनस्टेबल ही रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप एक बार नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा।
ओके बेटा, अब जो अगली स्पीशीज है हमारे पास, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 3 ही स्पीशीज थी, होमोलाइटिक फिशन और हेटेरोलाइटिक फिशन था, और कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल्स थे, वो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, राइट। और इसका ऑर्डर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वैसे कैसा रहता है, कार्बोकैटायन यानी कि टर्शियरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी प्राइमरी। ये एनसीईआरटी का डेटा इतना सफिशिएंट है, लेकिन हम लोग सारी चीजें एडवांस लेवल पे देख चुके हैं। अब आते हैं फ्यू मोर स्पीशीज, यानी कि कुछ और जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनेंगे, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या होता है बेटा, एक्चुअल में ऐसे मान के चलो, कार्बीन्स में दो तरफ के हमारे पास कंपाउंड रहे होंगे, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। लग तो ऐसा रहा है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आया है, लेकिन है नहीं ऐसा, एक इधर से आया, एक इधर से आया, इसलिए ये भी अनस्टेबल रहते हैं जनरली। तो यहाँ पे दिखाया है कार्बीन वैसे न्यूट्रल है, लेकिन 1 2 3 4 और 2 6, अभी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट का कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो अभी भी 6 हैं, तो 6 यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अब 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बात का क्या मतलब है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है साइन को, क्या बोला मैंने, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बनता ही नहीं है एक्चुअल में। और आज आपको एक और नया टॉपिक मिलेगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग सुनी होगी वो आपको आज यहाँ पे थोड़ा सा देखने को ही मिल जाएगा। वेल, कार्बीन्स हमारे पास 2 तरीके से बन सकते हैं जो हमने पढ़े, होमोलाइसिस से ही बन सकता है और हेटेरोलाइसिस से ही बन सकता है। होमोलाइसिस से कैसे बनता है, तो आप देखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ कीटीन और डायएजोमीथेन, ये हमारे पास है कीटीन होता है, डबल बॉन्ड उसका कार्बन जुड़ा है जिससे डायरेक्टली डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसे कीटीन बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के पास अगर एरो इस तरीके से दिखाया जाता है तो ये जो कंपाउंड है इसको समझिएगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है इसमें। लेकिन अगर इसको हाफ हेडेड दिखाया जाए या हाफ हुक एरो दिखाया जाए, इसका मतलब समझना एक इलेक्ट्रॉन इस पर है और एक इलेक्ट्रॉन इस पर है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हाफ हेडेड है, तो यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, तो कुल मिला के सी पे आ गए 2, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, तो सी पे आ गए हमारे पास 2, देखो CH2 तो ये वाला कंपाउंड टूट गया और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले लिया, राइट, ये कार्बीन बन गया है। इसके अलावा आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर C का समझ में आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये C हो, और बाकी डबल बॉन्ड हो तो वो था, और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी थे वही है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेकर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था हमारे पास। ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है इसका, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ जाए डिस्प्लेसमेंट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है। तो बेसिकली मेरे पास जो कार्बन बना वो तो ये CH2 के ऊपर अभी 2 डॉट लगे हुए हैं, और 2 डॉट कैसे आए हमारे पास, फ्री रेडिकल वाले हैं, हाफ हाफ ही तो आया एक तरफ से, इसलिए इन्हें कार्बीन बोला गया, ठीक है। वेल, यहां पर देखते हैं हमारे पास डायएजोमीथेन से, डायएजोमीथेन सॉरी, तो डायएजो मतलब 2 नाइट्रोजन कंपाउंड, डायएजो मतलब 2 नाइट्रोजन कंपाउंड, तो कहानी वही होनी है बेटा, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर इधर प्लस आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये प्लस नेगेटिव चार्ज है, ये इधर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और ये वाला कंपाउंड हमारे पास भी सेम बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह। कोई डाउट है तो पूछो, दोबारा समझाओ, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं मेन चीज पर कि हेटेरोलाइसिस से बॉन्ड कैसे बनता है। हालांकि बोर्ड पे जगह है नहीं, लेकिन मैं इसको मिटाकर आप लोगों को और थोड़ा सा डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी हो सकती हैं आप लोगों के लेवल पे, क्योंकि 11th के बच्चे हो बेचारे, ड्रॉपर भी नहीं हो, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको दिक्कतें ना। देखो हेटेरोलाइसिस में हमने कैसे कराया, एक्चुअल में ये CHCl3 था और हमने एक्वस KOH डाला, तो कहानी कुछ ऐसी है कि C के साथ एक H है और 3 Cl भरे पड़े हैं, राइट। जब आपने इसे KOH में डाला बेटा, तो KOH जो टूटेगा वो टूटेगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट, समझ में आया। अब आगे क्या होगा ध्यान सुनिए, आगे कुछ ऐसा होगा कि ये H तो टूटेगा ही टूटेगा, निकलेगा, जो K पॉजिटिव है ना, ये जैसे ये निकला H निकला, तो यहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देकर जाएगा, यार H निकल गया, कार्बन ने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया,
ये तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, लेस नेगेटिव एज कंपेयर्ड टू कार्बन, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो हमारे पास इसको हटाते ही हमारे पास स्पीशीज पे ये हो जाएगी। राइट, समझ में आया? अब आगे क्या कहानी होगी कि आप लोगों के पास ये जो K+ था, जैसे ही इस K+ को Cl नजर आएगा तो Cl क्या करेगा, ओ K+, मैं तो उसी के साथ चला जाता हूं, एक Cl इसके साथ चला जाता है, एक Cl इसके साथ चला जाता है, तो आपके पास क्या बचा, CCl2, क्या बचा, CCl2 और KCl। और जो H है वो OH से चला गया। हाँ, H OH के साथ चला के पानी बन गया, वो कुछ भी समझ, लेकिन हमारे पास ये कैसे समझ में आया, CCl2 बना, CCl2 बन गया, और ये भी क्या है, मेरे पास एक कार्बन ही है। ये नेगेटिव चार्ज समझ में आ गया कहां से आया, Cl ने इसको देख के चला गया और ये CCl2 बच गया। यहां तक क्लियर? देखो पहले वाले केस में CH2 बचा था, इस वाले केस में क्या बचा, CCl2 बचा। ये चीज बताओ पहले समझ में आई कि नहीं? अभी मैं आपको दो चीज बता रहा हूं कि आपको CCl2 दिखा और एक कार्बन के ऊपर एक CH2 है ना। अब मैं आपको पढ़ाता हूं पहले टाइप्स ऑफ कार्बन, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको बताता हूं। टाइप्स ऑफ कार्बन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगलेट और एक होता है डबलेट। क्या होता है, एक होता है सिंगलेट और एक होता है हमारे पास डबलेट। राइट, अब है सॉरी डबलेट नहीं ट्रिपलेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब देखिए क्या होता है, सिंगलेट वाले में ये आपके पास CH2 पे आपको समझ में आ गया सिंगलेट है, इसकी नॉर्मल कार्बन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, तो मैं लिख दिया 2s2 2p2। अब ये कार्बन जब हाइब्रिडाइज होता है तो करता क्या है कि इसके साथ आ जाता है, ये दो इसके साथ मिल जाते हैं और ये अलग निकल जाता है। तो हुआ क्या कि भैया ये जो S वाला था ये भाग गया, ये S वाला इसके साथ मिक्स हो गया, देखो ये बचे दो P के, ये S वाला तो हमारे पास फिक्स था। राइट, समझ में आया? तो एक P वैकेंट रह गया, किसके केस में, सिंगलेट के केस में क्या हो गया, एक P वैकेंट रह गया। समझ में आ रहा है, एक P हट गया, वैकेंट हो गया। अब हमारे ये तो कार्बन की कहानी थी, यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन भी हैं, तो ये दो हाइड्रोजन थे, ये आएंगे इसके साथ और बॉन्ड बना लेंगे। क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाने की वजह से ये पूरे के पूरे 1 2 3 बॉन्ड हो गए। भाई ये भी हमारे पास sp2 का, ये भी sp2 का, ये भी sp2 का, हाइब्रिडाइज हो गया ना। तो इसलिए सिंगलेट की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, sp2, और एक p क्या बचा, वैकेंट। तो यहां पर देखो ये कार्बन था, ये p वैकेंट वाला, ये sp2, ये sp2 और ये sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जनरली बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का पाया जाता है, अगर आपको याद हो तो, लेकिन इनमें रिपल्शन होने की वजह से आपके पास बॉन्ड एंगल घट के कितना पाया जाता है सिंगलेट में, 103.2। लेकिन सारे चीज तो पेयर्ड अप है ना, इलेक्ट्रॉन तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो देखो यहाँ पर, ये अप स्पिन में है और ये डाउन स्पिन में है, तो पेयरिंग अप ऐसी होती है अप और डाउन की, हुन्स रूल है कि नहीं। अच्छा, अब जो हमारे पास sp2 बन गया, डायमंड बन गया, इट वायलेट्स हुन्स रूल। व्हाई इट वायलेट्स हुन्स रूल, बेटा देखो एक्चुअल में हुन्स रूल ने कहा था पेयरिंग अप तब तक नहीं होगी जब तक आपके फिल्ड नहीं होंगे, हाफ फिल्ड तो पहले करो उसके बाद पेयरिंग अप शुरू करो, तो ये तो वैकेंट रह गया। तो इसी वजह से हमारे पास ये हुन्स रूल को वायलेट करते हैं, कौन से वाले, सिंगलेट वाले। समझ में आ गया सिंगलेट कैसे बनते हैं। अच्छा, ट्रिपलेट की कहानी देखते हैं। ट्रिपलेट नॉर्मल काहे के लिए, कार्बन तो है ही हमारे पास, 2s2s नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है आपके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये यहां पहुंच जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है और ये इस तरीके से टूटते हैं कि 2sp बन जाते हैं, मतलब px py pz है ना, तो px तो इसके साथ आ जाता है और py pz इसके साथ चला जाता है। समझ में आया भाई, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, उसके जब ये टूटेंगे तो 2sp वाले यहां आ गए, अब 2p बचे ये बाहर आ गए, py pz मान लो ये बाहर आ गए, px ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, s के साथ मर्ज हो गया तो हाइब्रिड हो गया, तो ये क्या हो गया, sp हाइब्रिड, और ये क्या हो गए, px py pz, ये अलग है। अब देखो जरा, कोई आपको खाली चीज दिख रही है, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यानी कि यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो रहता नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और अभी c पे 2h भी है, तो 2h आएंगे इस sp के साथ हाइब्रिडाइज कर लेंगे, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या देखी जाएगी,
sp only, क्योंकि p का एक ही ऑर्बिटल आया ना, यहाँ पे दो आए थे देखो, एक p वैकेंट रह गया था इसलिए sp2 बना था, यहाँ पे सिर्फ एक आया तो sp बन गया। ये ट्रिपलेट की फॉर्मेशन हो गई। ट्रिपलेट में कोई भी अनपेयर्ड वैकेंट ऑर्बिटल तो बचा नहीं। अब यहाँ पर एक रेडिकल जो है हमारे पास इसका आता है, एक रेडिकल इसका आता है, इसलिए ट्रिपलेट वाले को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेडिकल। बनते सेम ही लगते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं। डायरेडिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो pp में है ना, इसमें दो रेडिकल बचते हैं, दो हाफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसे डायरेडिकल्स बोलते हैं। जनरली बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, इसको भी डायरेडिकल बोल देते हैं, पर डायरेडिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो वैकेंट है पूरा, यह पूरा पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रेडिकल्स बोल रहे हैं, और दो रेडिकल है इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डायरेडिकल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, लीनियर शेप है क्योंकि इनको छुपा देंगे तो ये sp है तो लीनियर शेप हो जाएगी, और ओवे कर रहे हैं हम रूल को बिल्कुल देख सकते हो आप। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, CH2 के केस में ट्रिपलेट वाला ज्यादा स्टेबल होता है Y, लेकिन हैलोजेंस अगर आ जाते हैं तो आपके पास सिंगलेट स्टेबल होता है Y। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब मैं आपको समझाता हूं। CH2 के केस में ट्रिपलेट इसलिए स्टेबल होता है, अगर मैं CH2 का ट्रिपलेट बनाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा भाई, ये तो कहानी होगी, सेम ही तो कहानी CH2 के ट्रिपलेट की कहानी तो यही होगी ना, CH2 का ट्रिपलेट है क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग अप हो गई sp sp की, sp sp बन गए, दो p के, ये रहे px और py, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री का है sp में, 180 डिग्री का है, और बॉन्ड एंगल 180 है, यहाँ पे 103 है, तो जो रिपल्शन होता है यहाँ पे होता ही नहीं है, 180 में तो बहुत दूर दूर हो गए ना, हम लोग का रिपल्शन होगा ही नहीं, यहाँ पे थोड़े से पास पास है 103 डिग्री का एंगल, तो रिपल्शन हो जाता है। इसीलिए सिंगलेट वाला हमारे पास अनस्टेबल होता है एस इन CH2 ओनली, इन CH2 ओनली। ये चीज समझ में आया, ये समझ में आया ना कैसे बन गया, इसको मिटा दूं। अब देखो जरा उसकी कहानी CCl, मतलब हेलोजन के लिए कितनी बढ़िया रहती है कहानी। हेलोजन की कहानी कुछ इस तरीके से होती है, ये कहता है भैया आपके पास यहाँ पर है कार्बन और एक ये वाला कंपाउंड है कार्बन, तो ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन Cl2 वाला है इसके पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहते ही हमारे पास। जब इसके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये इनको वैकेंट वाले में डाल सकता है। भाई जब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो ये वैकेंट वाले p ऑर्बिटल में डाल सकता है, लेकिन यहां पर तो कोई वैकेंट p ऑर्बिटल, बेटा इसे मत देखना, ये तो पूरा एक px है, पूरा एक py है, तो वैकेंट नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो जो हमारे पास Cl2 है, सिंगलेट के केस में तो पीछे p वाले में डाल सकता है, लेकिन यहां पे कैसे डालेगा, डालेगा नहीं, ट्रिपलेट डाल नहीं पाएगा। इसीलिए जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं ये कर लेते हैं, पीछे हमारे पास पेयरिंग करा सकते हैं, और इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं उनको आप पीछे वाले कंपाउंड के p में डाल दो। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बैक बॉन्डिंग। समझ में आ गई, क्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, तो इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपसे कहा कि स्टेबिलिटी में कार्बन डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड, कार्बन डाइब्रोमाइड, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। कार्बन की जो ऑर्बिटल है, जो p की वैकेंट होती है, वो हमारे पास कौन सी होती है बेटा, 2p, राइट, 2p। और जो हमारे पास फ्लोरीन आता है वो सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमारे पास किस में होंगे, 2p में ही होंगे। तो इनके बीच में जो शेयरिंग होगी वो कैसी होगी, p पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे 2p पाई और 2p पाई है, p पाई सब में होगी, बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया ना। तो 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो होगी, क्लोरीन थर्ड पीरियड में आता है, तो यहाँ पे 2p और 3p में होगी, जो कि इतनी इफेक्टिव नहीं होती, सेम साइज के इफेक्टिव रहते हैं ना, इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। समझ में आया। और ऐसे ही हमारे पास ब्रोमीन आएगा 2p और 4p, तो और दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया। और अगली चीज क्या आएगी, अगली चीज ये आएगी कि आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से
एक चीज आती है हम लोग कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीव, कौन छोड़ सकता है जल्दी। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आपके पास एक छोटा डंडा है, एक इससे बड़ा डंडा है, एक इससे बड़ा डंडा है, एक इससे बड़ा डंडा है, तो तोड़ना किसको आसान है? बड़े वाले को। यानी कि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, देन क्लोरीन सबसे बेकार कौन है? फ्लोरीन। मतलब आसानी से नहीं छोड़ता ना फ्लोरीन, छोटा सा है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को देखो यहां पे सिंगल स्टेबल टू बैक बॉन्डिंग, आपको समझ में आ गया बैक बॉन्डिंग का मतलब। अब मैं आपसे कहता हूं यहां पे मैंने कंपाउंड बनाया CH Cl2Br और इसको KOH से रिएक्शन कराया, तो बताओ यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको चार ऑप्शन दे देते हैं बेसिकली। ऑप्शन में क्या मैं आपको बताया था, होता क्या है यहां पे। ये कंपाउंड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है CHCl3 वाला, एक Cl चला गया था और डबलेट कार्बन बनके आपके पास CCl2 बना, राइट। यहां पर क्या होगा? क्या CClBr बनेगा? ये भी तो बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप है यार। कंपाउंड में अभी कहानी तो ऐसे ही है ना, CH 2 Cl है और एक Br है, इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी है, कहानी ऐसी रखी है, बस एक Br के अंदर है। और क्लोरीन और ब्रोमीन में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? इसलिए कौन जाएगा पहले? ब्रोमीन चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C पे ये हट जाएगा, डबल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा कार्बन का कौन सा फॉर्म मिलेगा? CCl। समझ में आया? यहाँ पर देखते हैं सेम वही कार्बन क्वेश्चन है, बस मैंने क्या कर दिया है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीन अलग अलग ले लिए। तो इस बार कौन बचेगा? फ्लोरीन हट जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन बचेगा क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन है, बड़ा वाला बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो जो इसका आंसर आएगा फाइनल कौन सा आएगा? C पे डबल बॉन्ड सॉरी कार्बन और फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन हट जाएगा क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे पास कार्बन से दो टाइप वाले क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज और पूछी जाती है इसका, इन्हें हम लोग सिंगलेटी क्यों बोलते हैं, हम लोग ट्रिपलेटी क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली हमारे पास ये जो आता है ये आता है इनके स्पिन इफेक्ट नंबर से। इससे आता है स्पिन इफेक्ट नंबर जो होता है हमारे पास 2 टाइम्स इसका S+1, 2 into mod of S+1, राइट। S हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बनेंगे, राइट। अब देखिए यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कैसे थे? ऑपोजिट स्पिन में भैया, ऑपोजिट स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन थे। तो यहां पे कितना आएगा? 2 into हाफ अप स्पिन का और हाफ डाउन स्पिन का। भाई दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में थे ना, तो 2 into हाफ प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ले रहा था आपको मॉड है, ये कितना हो जाएगा? 0। तो भैया 0 नहीं, ये वाला 0 होगा +1, तो ये 1 ही बचेगा। तो 1 बचा इससे सिंगलेट। समझ में आया भाई? यहां पर देखो ना, ये कहानी थी ना इसकी, तो पेयरिंग अप हो रही थी और पेयरिंग अप कुछ इस तरीके से हो रही थी कि हमारे पास प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों पड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन जो हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन देखो सेम स्पिन के हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है सेम स्पिन किसमें रहता है? ऑपोजिट। तो सेम स्पिन ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट में देखो सेम स्पिन है, तो यही फार्मूला होगा 2। अब आप चाहे सेम स्पिन कोई सही मान सकते हो, माइनस हाफ मानो, प्लस हाफ मानो, यही दो मान सकते हो। प्लस हाफ और माइनस हाफ नहीं मान सकते, वो सेम स्पिन नहीं है ना। तो सेम स्पिन आपको मानना है, तो सेम स्पिन का मतलब है माइनस हाफ मान लो या प्लस हाफ मान लो, और लेना मॉड ही है तो माइनस माइनस मान लो या प्लस प्लस मान लो। देखो माइनस हाफ और माइनस हाफ कुछ भी मान लो, तो ये कितना हो गया? 1 ही हो गया ना, माइनस माइनस तो माइनस तो हटाई दे, तो 1 2 into 1 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया? 3। इस तरीके से आपके पास ये ट्रिपलेट आ गया। समझ में आया क्यों ट्रिपलेट और सिंगलेट कहते हैं? तो ये भी आप लोगों से जो है पूछ लेंगे अगर पूछा तो। अब जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक नाइट्रीन, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम उसी की तरह, बस नाइट्रीन क्या होगा? RN, जैसे यहाँ पे H2 था ना C के साथ, यहाँ पे N के साथ R, तो इसे एल्काइल नाइट्राइड बोल देंगे, इसे फिनाइल नाइट्रीन बोल देंगे, इसे एसाइल नाइट्रीन। RCO ग्रुप एसाइल ग्रुप और N के साथ नाइट्रीन, तो एसाइल नाइट्रीन। सेम वही ट्रिपलेट में sp पैरा, बस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास sp बन जाएगा। वही सेम कहानी जैसे ट्रिपलेट की हुई थी वहां पर। भाई ये pp वाले दो आए थे, दो अलग रह गए थे, दो py और pz में एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, तो हमारे पास ये पेयरिंग अप करके sp और sp ग्रुप बनाएगा। लेकिन एक sp देखो, ये s पूरा फुलफिल था, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो एक बचा ना p में, px में एक बच रहा है, तो एक r ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये पेयरिंग अप हो जाएगा, ये पेयरिंग अप हो जाएगा, और ये दोनों खाली बचे रहेंगे। सेम वही कहानी होगी, दो खाली बचे, ये पेयरिंग अप बना दिया r, तो ये px वाला था, ये py और ये pz। समझ में आया? तो बिल्कुल सेम वही कहानी है जो उसमें थी
कि नाइट्रीन्स में हमारे पास स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया कैसे बना हुआ है। तो ये चीज आपसे पूछा था sp पैरामैग्नेटिक होते हैं क्यों होता है। सिंगल बिल्कुल सेम वही कहानी होगी बेटा, sp2 डायमैग्नेटिक देखो 2s2p2 sp2 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 बन जाएंगे तीनों, एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा, एक r ग्रुप था। तो यही देखो यहां पे इस बार कहानी क्या होगी, ये था, अब इसके जो एक p था ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाएगा, दो पेयर हो गए, एक पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन बचाना, इसको कौन देगा सपोर्ट, r ग्रुप। तो r ग्रुप ने सपोर्ट दिया तो इसके पास ये हो गए पेयर, और ये दो बच गए, वो हमारे पास इसमें आ गए p बाई p। समझ में आया, दोबारा समझ लो, ये sp के साथ जब मैंने ऑर्बिटल कराया है, इनको मिक्स कराया है, तो s और p मिक्स होंगे, ठीक है। इसके s में तो ऑलरेडी थे हमारे पास, ये वाला जो p था ये सिंगल बच जाएगा, इसको सपोर्ट कौन करेगा, r ग्रुप आगे सपोर्ट करे, तो sp ये बन गए ना हमारे पास, और ये वाला ग्रुप हमारे पास क्या बन जाएगा, py और pz। लेकिन इसी केस में क्या होगा देखो, ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग तो नहीं की होगी s और p की, लेकिन ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी कि एक p का ये वाला इलेक्ट्रॉन था ये यहां पर आ जाएगा, और ये अगर यहां पर आ गया तो एक p खाली बच जाएगा, तो एक p का जो एक खाली इलेक्ट्रॉन बचा उसको कौन सपोर्ट करेगा, r ग्रुप। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया सपोज करो, तो ये तो खाली हो गया ना, और ये दो और दो तो ये खाली निकल जाता है, ये वैकेंट मिल जाता है हमें सिंगलेट में। ये तो कहानी है सिंगलेट में, देखो वहां पे वैकेंट मिला था, यहाँ पे वैकेंट खाली है, तो ये कहानी हो गई, r के साथ ये वैकेंट p, ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp2 sp, p के दो ऑर्बिटल मिक्स हो गए ना बेटा इसमें, s के साथ दो p के ऑर्बिटल मिक्स, तो sp2 sp2 sp, ठीक है। एराइन ग्रुप जो हमारे पास आता है सिर्फ तभी बनता है जब स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत जैसे OH NaOH है ना, अटैक करता है बेंजीन को, और उस बेंजीन के पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी हो, ताकि बेंजीन से हटा सके। तो मैं मान के चलिए आपके पास ये था, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड था, तो आपको इसने हटाया, आपके पास इस बॉन्ड को हटाते क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, सेम वही जैसे ऊपर आया था, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये दोनों ऑर्बिट इतने क्लोज रहते हैं कि ये आपस में दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखते हैं। ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है, अगर दिख गया तो ये एराइन टाइप लगा देना, बेंजाइन टाइप जो हमारे पास आती है रिएक्शन इंटरमीडिएट की लास्ट टाइप होती है। इसकी खासियत क्या होती है, sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, p पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग भी शो कर सकता है, और sp2 इनफॉर्मल पाई बॉन्ड, मैंने आपको बताया ना कि ऑर्बिटल्स इतने क्लोज रहते हैं कि ये इनफॉर्मली ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो sp2 इनफॉर्मल पाई बॉन्ड है इसी की बात करता है, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो ये चीज हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में रहती हैं, और आपको इससे ज्यादा कॉम्पिटिशन में मुश्किल पूछ जाएगा, ये तो क्वेश्चन जब आप करोगे अगर एक्स्ट्रा मिले तो वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।